अब हम लोग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स के बारे में बात करेंगे। तो फिनॉल क्योंकि एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, फिनॉल्स जो हैं वह एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरे शब्दों में ये फिनॉक्साइड होना पसंद करता है और ये फिनॉक्साइड चूँकि रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड है, ये इस पोजीशन पर आया, फिर इसके बाद इस पर आएगा, ऑर्थो पैरा पर आएगा। तो अगर हमारे पास फिनॉक्साइड है, हमने फिनॉक्साइड बना लिया है जैसा कि यहाँ पर, तो ये एक SN2 मैकेनिज़्म मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकने में समर्थ है एल्किल हाइड्राइड से, और इससे हमें ईथर मिल जाएगा। इसको हम लोग ईथर के टॉपिक में भी इस बात को किए हैं। विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बात हुई थी। विलियमसन सिंथेसिस ये एस्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? ये फिनॉलिक मतलब OH, और ये क्या है? एसिड डेरिवेटिव हुआ। तो क्या होगा? ये जाएगा इधर और हमारे पास एक एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। पिरिडीन को हम लोग इस्तेमाल जो है वह ये Cl- जो है, ये Cl- जो है, ये पिरिडीन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा? Zn जो है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में ये Zn2+ हो और ये जो है ये 2- हो। तो हमारे पास ये OH है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? ये इसको फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्शन कराने पे वो खुद ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या चीज़ हो रही होगी? ये OH है, इसको हम इस तौर पर देख सकते हैं। अगर ये फिनॉक्साइड बना तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद ये हम कहेंगे कि ये चीज़ हुई। अब ये क्या हो जाएगा? इसके इंटरमीडिएट में कुछ इस तरह की बात हो सकती है, एक रेडिकल फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये जब Zn2+ बनेगा तो इसमें साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, और ये अब H+ को सिस्टम से H+ को ले सकता है और ये तब ये बेंजीन बना लेगा। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म हो सकता है। तो फिनॉल को जब हम जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेंजीन फॉर्मेशन होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मतलब? इलेक्ट्रोफिलिक क्या कराना है? सब्स्टिट्यूशन किस पर? एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। और किस तरह का सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब E+, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी है, डिवॉइड, ठीक है। और फिनॉल कैसे एक एंटिटी होगी? तो इसके बेंजीन के प्लेन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। फिनॉल में भी ये क्या हो रहा है? ये रिंग ऑक्सीजन जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्लेन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? मतलब एक तरीके से माइनस चार्ज हुआ, तो माइनस चार्ज हुआ तो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। पॉजिटिव मतलब E+, और फिर हम आगे की चीज़ें देख सकते हैं। तो हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन हम कराते हैं Br2 फिनॉल का लिया एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो क्या होगा? हम
जानते हैं कि अगर इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग के अंदर देगा तो वो माइनस चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पर आएगा। और फिनॉल जो है ब्रोमिनेशन जब हम इसका करा रहे होंगे तो वो सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑर्थो और पैरा पर। उसका रिजल्ट ये होगा कि सब पे एक साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हमको मिल जाएगा एक वाइट प्रेसिपिटेट के तौर पर। इवन अगर हम ऐसी कोई चीज़ रख रहे हैं जो कि SO3H जैसे सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जैसी चीज़ है, जिसको हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो वो क्योंकि हमने पहले देखा भी है कि SO3 Na और इसको हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या हो रहा था, ये आसानी से रिप्लेस हो जाता है। ये क्योंकि बल्कियर ग्रुप है, इसको हम लोगों ने जैसे मैंने उसमें बात की थी इप्सो इफेक्ट के संदर्भ में भी हम इसे देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये Br जो है, Br इसको रिप्लेस कर रहा है और ये SO3H जो है सिस्टम से चला जा रहा है। अब इसका मैकेनिज़्म में थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये Br प्लस दे रहे हैं, SO3H को हम यहाँ माइनस दिखा रहे हैं, तो इसमें कुछ और चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बस यही कहेंगे कि ये बल्कियर ग्रुप है, ये निकल रहा है और इस निकल जा रहा है और इसकी जगह Br जो है आके सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 2,4,6 सारा का सारा एक साथ ना मिले, क्योंकि अमूमन हमें क्या मिलता है, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलते हैं या और उसके साथ साथ पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमको ये वाली अगर चीज़ चाहिए तो हम सिस्टम में क्या करेंगे, पोलैरिटी को कम कर देंगे। तो हम पहले एक्वस में कर रहे थे, अब हम पोलैरिटी को कम करके कार्बन डाइसल्फाइड में करना स्टार्ट किए और ये एक तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास पैरा आ रहा है और ऑर्थो आ रहा है, और पैरा भी जो है वो 80 से 84% आ रहा है। तो ऐसा क्या ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, जो हो रहा है वो ये है कि फिनॉल जो है एक्वस मीडियम में वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस पर ऑर्थो पर बढ़ा देता है, इसलिए हमको ये चीज़ मिलने लगती है। लेकिन अगर हम पोलैरिटी को हम ये एक्वस सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, अगर हम पोलैरिटी को कम कर दें, नॉन पोलर सॉल्वेंट हम करना स्टार्ट कर दें, सॉल्वेंट हम ऐसा लें जो कि नॉन पोलर हो, तो तब उस केस में क्या होगा, ये OH जो है वह O- में कन्वर्ट इजीली नहीं हो पाएगा, और जब O- में कन्वर्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर ज़्यादा नहीं आएंगे, और जब ज़्यादा नहीं आएंगे तब हमें ये सारा का सारा जो 2,4,6 प्रोडक्ट मिला था वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह में ऑर्थो और पैरा वाले मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन की। हमने अभी जो बात की क्या की, ब्रोमिनेशन की, ठीक है, और ब्रोमीन अगर हम एक्वस मीडियम में करा रहे हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो कंपाउंड मिल रहा था, और अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तब हमको जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिले। हम नाइट्रेशन करा लें तो क्या होगा, ये एसिड है, तो ये पहली चीज़, इस फिनॉल को अगर हम एसिडिक मीडियम में करना स्टार्ट करेंगे तो ये फिनॉक्साइड जो है वह नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर ये फिनॉक्साइड बन रहा होता तब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पर ज़्यादा होती और तब सब का सब होता। तो इसीलिए ये जो है वो क्या हो जाएगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, और हमें इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट 40% मिल रहा है, पॉसिबली जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का इसमें रोल आ रहा है।
सेम चीज़ नाइट्रस एसिड के साथ हम करा रहे हैं, तो नाइट्रस में NO जो है वो आ जाएगा NO प्लस। जैसे यहाँ पर HNO3 वाले केस में क्या होता है, NO2 प्लस होता है एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, तो वो आता है, वो इस पोजीशन पर आएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो NO ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये भी इसके पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर आएगी। अगर हम क्या करा रहे हैं, कॉन्क HNO3 के साथ और कॉन्क H2SO4 के साथ करा रहे हैं, इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे इस पर हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, और यील्ड जो है वो बहुत ही पुअर है। मतलब वह जब हम इसको इस तरह करें, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 हम जब करा रहे हैं तो बेसिकली वो नाइट्रेशन की स्थिति आ गई। और नाइट्रेशन हम क्या आशा करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने आशा की ऑर्थो और पैरा पर होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि हो तो सब पे रहा है, लेकिन उसकी यील्ड जो है बहुत ही कम है। तो अब ये एसिड हैं तो इसको पहले ही ये OH2 प्लस के तौर पर ब्लॉक कर देंगे, तो इसकी बनने की संभावनाएं काफ़ी कम होंगी, लेकिन ये बनता है। इट इज़ वेरी हैविंग वेरी पुअर यील्ड, क्योंकि यील्ड जो है वो बहुत कम है, नाइट्रेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। और यही जो है पिक्रिक एसिड का काम भी, पिक्रिक एसिड का काम करता है। और जैसा हम जानते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो विस्फोट में, रॉक्स को विस्फोट करने में उनको एक्सप्लोसिव्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब हमने फिनॉल लिया और सल्फोनेशन कराया, तो सल्फोनेशन जब हमने इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे हैं तो हमें पैरा मिल रहा है, और जब हम टेम्परेचर काफ़ी कम रख रहे हैं तो उस केस में जो है वह 273 और 5 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम करा रहे हैं इसको, तो हमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिला, तो हमको ऑर्थो मिला, अदरवाइज पैरा मिला। इस केस में सारे उस पर नहीं हो रहा है जैसा हम इस केस का एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसके फैक्टर्स में एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक बल्कियर ग्रुप है, और दूसरा कि ये सब सिस्टम में आके SO3H आके ये खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं। इनफैक्ट सेम चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। ये सब NO2 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की अपनी तरफ खींच ले जा रहे हैं, और ये भी जो फिनॉल से जो आ रहा है वो ये, तो एक तरीके से ये सारे NO2 जो हैं वो प्लस के माइनस के तौर पर बिहेव करेंगे, और अंदर जो है वो प्लस चार्ज जैसे चीज़ पैदा हो जाएगी, तो एक डाइपोल इनके अंदर जनरेट हो जाएगा। हम फिनॉल का रिएक्शन CH3Cl जैसे कि फेडरल क्राफ्ट में होता है, NitroCl FeCl3 लेते हैं, और क्या इन सब चीज़ में होता है CH3Cl AlCl3 में इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है, मतलब ये AlCl4 माइनस बना देगा और ये CH3 प्लस, और ये CH3 प्लस इनमें से किसी एक पोजीशन पर जाके क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। तो ये हो गया पैरा, ये हो गया ऑर्थो, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। अब बात करनी है कि ये जो एसिडिक कैरेक्टर होता है फिनॉल का और रिलेटिव एसिडिटी फिनॉल्स अल्कोहल और एसिड की होती है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में बात करें। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये वीक एसिड होता है फिनॉल। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये फिनॉक्साइड बन गया, ये चीज़ O- मतलब ये चीज़,
तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें इसने रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग के अंदर ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गया और फिर ये ऑर्थो पर आ गया, फिर और ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ऑर्थो पर आया, ऑर्थो से फिर ये पैरा पर आया और फिर ये ऑर्थो पर आया। फिनॉक्साइड के केस में भी वही चीज़ है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये फिनॉक्साइड हम जब इसे बना रहे हैं तो उस केस में O माइनस, दूसरे शब्दों में O माइनस बना रहे हैं, तो ये काफ़ी आसानी से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन के वो चले जा रहे हैं, स्टेबलाइज करा रहे हैं। तो इसीलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। क्या इफ़ेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट्स का ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल? अब ये OH की एसिडिटी का क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस है, ये रिंग के अंदर जा रहा है, तो इसका क्या इसका ये किस तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर रिंग पर जुड़ा हुआ हो। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचता है, जैसे कि NO2 CnX है, तो वो क्या होगा, माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। ये जो है जो सिस्टम के अंदर माइनस चार्ज जो आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको डिस्पर्स कर देंगे रिलेटेड टू फिनॉल। और दूसरे शब्दों में वो क्या करेंगे, वो उसको इस फिनॉल को मजबूर करेंगे कि वो O माइनस H प्लस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींच रहे हैं, तो ये O माइनस और H प्लस में बनना स्टार्ट करेगा। दूसरे शब्दों में ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट करेगा। वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो तो रिंग के अंदर खुद इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देंगे, तो वो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। तो हम देखें कि क्या जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो क्या कहता है। तो अगर फिनॉल जो है वो है तो उसका पीके जो है वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है 9.96, पीके जो है 9.96। ठीक है, जितना पीके कम होता जाएगा उतनी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो हमने ये लिया फिनॉल और अब इसको क्रिसॉल बनाया। ठीक है, तो ऑर्थो पे हम क्या देख रहे हैं 10.21, मेटा पर 10 और पैरा पर 10.18। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ कौन, सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ मेटा, फिर उसके बाद पैरा और उसके बाद फिर ऑर्थो। ये किसके केस में, क्रिसॉल के केस में है। तो क्यों मेटा सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि CH3 क्या है, CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। लेकिन जब भी ये एक चीज़ ध्यान देने की होगी वो ये है कि ऑर्थो और पैरा ना होकर मेटा पर अगर ये सब जुड़े हुए होंगे तो उस केस में अगर ये मेटा पर है तो मेटा में खास चीज़ क्या होती है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या काम करता है, रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता। सिर्फ कौन सा काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। तो हम क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अगर ये इन पोजीशन पर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिंग के अंदर डोनेट करेंगे, दूसरे शब्दों में एसिडिटी को कम करेंगे। लेकिन अगर ये मेटा पर है तो आर इफेक्ट तो काम करेगा नहीं, आर इफेक्ट काम करेगा ही नहीं। क्या काम करेगा, आई करेगा, और आई के हिसाब से ये दे सकता है रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन। लेकिन आई किस पर डिपेंडेंट है, आर पर, मतलब डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पर तक है, जो कि अब इसका आई इफेक्ट कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी एसिडिटी जो है वो मेटा वाले की वो फिनॉल के आसपास हो। तो अगर आप वैल्यूज़ देखिए तो ये करीब करीब जो है वो सेम ही आ रही है, बहुत ही करीब आ रही है, मतलब फिनॉल माइल्डली जो है वो एसिडिक है। सेम चीज़ कैटेकॉल में हम क्या देख रहे हैं, कैटेकॉल की जो है वो
10 करीब है। तो इस केस में क्या होगा, ये आर इफेक्ट के कारण इसमें देगा, तो मतलब इसमें प्लस आर इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना हुआ है, तो ये एच बॉन्ड के कारण ये इसको अलाउ नहीं करेंगे कि H प्लस जो है वो ईजिली रिलीज्ड हो, नॉट ईजिली रिलीज्ड, ये आसानी से रिलीज नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अब जरा सा इस पर आए ऑर्थोक्लोरोफिनॉल पर, तो ये रहा फिनॉल, ऑर्थो, मेटा और पैरा पर। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन नज़र आ रहा है, ऑर्थो, उसके बाद मेटा और फिर पैरा। तो इस केस में ऑर्थो में क्या होगा, Cl जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो उसके कारण क्या करेगा, सिस्टम की एसिडिटी को बढ़ाएगा। हालांकि प्लस आर इफेक्ट भी इसमें काम करेगा, क्योंकि इसमें लेकिन ये आपस में compete करते हैं, मतलब ये आई और आर की वैल्यूज़ जो है वो प्लस आर और माइनस आई काफ़ी आपस में करीब करीब बराबर हैं, और थोड़ा सा आर इफेक्ट ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये क्लोरीन के केस में ऑर्थो पैराडाल्टिन ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि क्लोरीन जो है वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, लेकिन माइनस आई जो है के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और वही ऐसा लग रहा है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण ही वो इसको OH को ब्रेक करा सकने में समर्थ हो रहा है, O माइनस H प्लस, और इसीलिए एसिडिटी जो है इसकी ज़्यादा है। मेटा के केस में फिर वही बात, क्योंकि अब आर इफेक्ट काम नहीं करेगा, मेटा में आर इफेक्ट का कोई मतलब नहीं, आई का ही मतलब है, और आई जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Cl इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो जब ज़्यादा खींचेगा तो वो हेल्प करेगा, और इसीलिए एसिडिटी जो है वह हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एसिडिटी मेटाक्लोरोफिनॉल में बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो क्या, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एसिडिटी कम हो रही है, ये एसिडिटी डिक्रीज़ ही हो रही है। इसका मतलब ये Cl का माइनस आई इफेक्ट जो है, Cl का माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, वो कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है। और जब हम पैरा पे चले आ रहे हैं, तो पैरा पर हम देख रहे हैं कि एसिडिटी और कम हो रही है। तो जैसा मैंने कहा, Cl जो है वो माइनस आई और प्लस आर है, तो प्लस आर के कारण क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग के अंदर डोनेट करेगा, तो तब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करने लगेगा, और तब ये इसकी एसिडिटी कम होने लग जाएगी। ऑर्थो के केस में भी करीब करीब वही सेम चीज़ है, लेकिन क्योंकि आई जो है वो आर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर, और जैसा मैंने कहा कि आई और Cl के केस में आई और आर की वैल्यूज़ काफ़ी करीब होती हैं, तो इस और इसी कारण आई जो है वो बीइंग आर डिपेंडेंट, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितनी पास वो रहेगा उतना उसका माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, इसलिए वो उसकी एसिडिटी बढ़ा सकने में समर्थ हो रहा है। तो कैटिकॉल का हमने देखा, कैटिकॉल का था कितना, 10 है। अब हम रिसोर्चिनॉल पे आ जाएं और हाइड्रोक्विनोन पर आ जाएं। तो ये 10 है, ये 9.52 है और ये 9.70। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो मेटा है, फिर उसके बाद पैरा है और फिर उसके बाद ऑर्थो है। तो इस केस में OH जो है वो क्या है, माइनस आई और प्लस आर काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसकी H प्लस जो है, H बॉन्ड के कारण जो है वो H प्लस रिलीज नॉट ईजीली रिलीज्ड, तो इसलिए इसकी
जो एसिडिटी है वो कम। ऑन द अदर हैंड मेटा पर क्या हुआ, आर काम करेगा नहीं, आई काम करेगा, लेकिन ये आई आर डिपेंडेंट है, तो देखा जाए इसका कोई बहुत ज़्यादा वो असर नहीं होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो देखिए तो 9.96 जो फिनॉल है उसी के ही कुछ करीब नज़र आ रही है, हालांकि इसमें काफ़ी दूरी है। और पैरा पर जब हम चले आ रहे हैं तो पैरा के केस में क्या हुआ, -i और +r, तो +r आउटवे करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट करेगा और इसीलिए इसकी एसिडिटी को ये क्या करेगा, कम करा देगा। अब हम एक ऐसे ग्रुप को ले रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो हम क्या देख रहे हैं, NO2 जो है जब ऑर्थो है तो 7.17 है, मेटा पर है तो 8.28 है, और जब हम पैरा पर चले आ रहे हैं तो 7.16 है। तो ये ऑर्थो और पैरा करीब करीब बराबर ही है। बेसिकली ये क्या है, ये -i भी है -r भी है, तो ये एसिडिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होगा कि ये OH को ब्रेक कराने में ही मदद कर रहा होगा, क्योंकि ये H जो है ये दो ऑक्सीजन, इन दो ऑक्सीजन में किसी एक के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा बना रहा होगा और ये इसको ब्रेक कर सकने में हेल्प करा होगा। बट उससे ज़्यादा असर जो है NO2 का -r इफेक्ट दिखा रहा है। और वही जब हम मेटा पर चले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब R इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, सिर्फ -i ही काम कर रहा है, और इसीलिए एसिडिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है जितना कि ऑर्थो और पैरा पर आता है। और अगर हम ये देखें 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, तो 2H 2,4 पे कितना 3.96 भयंकर पीके वैल्यू कम हो गई, और एसिडिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और एक और हम NO2 अगर लगा दें 6th पोजीशन पर, तो अब तो हम देख रहे हैं ये 0.38 जो है वो हो गई, हाईली एसिडिक हो गया है ये। तो इसी सारी चीज़ को क्या कहा गया कि एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इसी को रेजोनेंस हैबिट स्ट्रक्चर के तौर पे दिखाया गया। अगर हम देखें ऑर्थो पर हमारे पास कितने रेजोनेटिंग हैबिट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, हम लोग 5 दिखा रहे हैं। यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग हैबिटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस केस में, ऑर्थो, और ये किस पे है, पैरा पर है। और जब हम ये ऑर्थो का हो गया, ये पैरा का हो गया, और जब हम मेटा का दिखा रहे हैं तो इस केस में सिर्फ हम 4 ही दिखा पा रहे हैं। तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर ऑर्थो एंड पैरा, फॉर मेटा only 4 resonating structures, and ortho and para are stronger acids in meta. और ortho-nitrophenol is less acidic than para due to intramolecular hydrogen bonding or chelation which makes loss of proton getting more difficult. तो ये सारी बातें हम ऊपर कर चुके हैं। और ये इन्होंने बात की है हेलोफिनॉल्स की, तो हमने हेलोफिनॉल्स का एक एग्जांपल Cl के तौर पर ऑर्थो ये क्लोरो की बात की थी। और इवन हम अगर फ्लोरोफिनॉल्स की बात करना स्टार्ट करें तो फ्लोरोफिनॉल्स में क्या होगा, ऑर्थो पर 8.82, मेटा पर 9.28 और पैरा पर 9.95। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो ऑर्थो है, उसके बाद
मेटा है और फिर पैरा है। तो इस केस में ये माइनस आई इसका और प्लस आर, माइनस आई काफ़ी ज़्यादा इसका डोमिनेट करेगा क्योंकि फ्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वही इसको OH को ब्रेक कर सकने में समर्थ भी है। हालांकि एक चीज़ इसमें ये भी है कि प्लस आर इफेक्ट भी इसका काम Cl और Br के मुकाबले ज़्यादा काम करेगा क्योंकि इसके पास 2p ऑर्बिटल है और कार्बन के पास भी 2p है, तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा काम कर सकता है। बट देन हमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो हमें नज़र आ रही हैं वो वो कुछ और बातें बता रही हैं, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे फ्लोफेनॉल्स। हाँ, हाउएवर इन केस ऑफ however in case of parafluorophenols, because of identical size of 2p and plus R effect and minus effect almost balance each other and hence it is almost as acidic as phenol itself। तो हम पैरा के केस में देख रहे हैं कि ये उतना ही करीब करीब एसिडिक है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी ही उतना काम कर रहा है जितना माइनस आई इफेक्ट, और तब क्लोरीन के केस में ये माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, तो यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट भी इसका उतना ही क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट भी जो है वो डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो है आउटवे कर जा रहा है, इसलिए एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर तो आर इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ मेटा काम कर रहा है, जबकि हम यहाँ पर बात करें तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दे रहा है फ्लोरीन, मतलब सिर्फ इसका माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर, ये इसके कारण इसकी एसिडिटी जो है वो कम हो जा रही है। Amongst orthohalophenols, orthofluorophenol is the weakest acid due to strong intermolecular hydrogen bonding। तो और दूसरा कि जब हम पैरा के केस में बात करना स्टार्ट करते हैं तो प्लस आर इफेक्ट इसका ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। तो एसिडिटी ऑफ ऑल द ऑर्थोहेलोफेनॉल्स ये हम ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होंगे, अगर हम क्लोरीन, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो हमें फ्लोरो कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है फ्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो और फिर फ्लोरो। इसको टेबल में भी अगर हम देखें तो ये फ्लोरो का हुआ, ये क्लोरो का हुआ, ब्रोमो का हुआ, तो अगर हम देखें तो ये 8.82 ऑर्थो, फिर ये 8.11 मतलब फ्लोरो ज़्यादा हो गया, और फिर हम ब्रोमो की बात करें 8.39 और आयोडो में 8.46। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो 8.11 वाली वैल्यू आ रही है, तो सबसे ज़्यादा क्लोरो है, और उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं, ब्रोमो है, आयोडो है और फिर फ्लोरो है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल्स के केस में क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, क्लोरीन फ्लोरो वाला क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसॉल्स और डायहाइड्रिक फिनॉल्स। तो क्रिसॉल के केस में भी हम ऊपर बात किए थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसी चीज़ है, तो हम देख ही चुके थे कि जो वैल्यूज़ आ रही थी वो काफ़ी हद तक फिनॉल्स के पास ही आ रही थी, मेटा की तो करीब करीब उतनी ही आ रही है। क्रिसॉल्स की बात हो गई, और डायहाइड्रिक फिनॉल्स की तो हम रिसॉर्चिनॉल, कैटिकॉल और हाइड्रोकिनॉल की बात किए थे। कैटिकॉल की 10 है, रिसॉर्चिनॉल की 9.52 है,
हाइड्रोक्विनोन की 9.7, सबसे ज़्यादा कैटिकॉल था। तो कैटिकॉल के संदर्भ में जो बात हुई है कि दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which makes the loss of proton little difficult as compared to that in hydroquinone. Overall order of decreasing acidity is resorcinol, hydroquinone, catechol. तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक तरीके से लॉस ऑफ प्रोटॉन डिफ़िकल्ट है। जैसे कि वैल्यूज़ हम ज़रा सा इसका नोट कर लें कितना है। कैटिकॉल का जो है वो कैटिकॉल का है 10 और रिसोर्चिनॉल का 9.52 और हाइड्रोक्विनोन का जो है वो 9.7। तो कैटिकॉल 10, रिसोर्चिनॉल 9.5, हाइड्रोक्विनोन 9.7। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो सबसे ज़्यादा रिसोर्चिनॉल एसिडिक है। कैटिकॉल कम है, तो कैटिकॉल क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जा रहा है तो इसलिए ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है रिसोर्चिनॉल मेटा, क्योंकि उस पर माइनस आई काम करेगा और आर इफेक्ट कुछ भी काम नहीं करेगा। हालांकि आई इफेक्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा क्योंकि वो आर डिपेंडेंट है, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। तो ये कुछ चीज़ें थी फिनॉल्स के रिएक्टिविटी के संदर्भ में। इसके बाद हम लोग को कुछ नेम रिएक्शंस की बात करनी है, दूसरे शब्दों में कार्बन की संख्या को बढ़ाने के संदर्भ में बातें करनी है, इसको हम आगे बातें करेंगे।